दोस्तों, जब भी हम किसी क्रिमिनल की बात करते हैं तो उसके अंजाम दिए गए हादसों और उसके हाथों से मारे गए लोगों की बात करते हैं। उसके पीछे की छिपी हुई कहानियों के बारे में हमें जानकारी सिर्फ किताबों या फिल्मों से ही मिल पाती है। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसमें ना सिर्फ एक खूंखार दरिंदे की गाथा सुनाई जाएगी, बल्कि एक बेटे की, एक भाई की और एक दोस्त की बात भी होगी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बदनाम गुंडे की। एक ऐसा गुंडा जिसने शहर की गंदगी में जन्म लिया मगर पूरी दुनिया पर राज किया। एक ऐसा गैंगस्टर जो अपने से पहले आए चोरों से अलग था। एक ऐसा जल्लाद जिसने बदला लेने के लिए शहर का शहर जला दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दाऊद की, डोंगरी का सबसे नालायक लड़का। आखिर कौन था ये दाऊद? दाऊद एक आम लड़का ही तो था। उसने भी सपनों के शहर मुंबई को अपना दिल दे दिया था। उसे भी मेरे और आपकी तरह ही फिल्मों और क्रिकेट से लगाव था। लेकिन उसकी जिंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ लिए कि आज भी हम उसके नाम को दबी जुबान में लेते हैं। माना जाता है कि दाऊद मार्च 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। 26/11 के हुए हमले में भी कहते हैं कि दाऊद का ही हाथ था। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते दाऊद की जिंदगी में, उसके डोंगरी में बीते बचपन से होते हुए उसके दुबई फरार होने तक के सफर पर, और समझने की कोशिश करते हैं कि एक बड़े शहर की छोटी सी बस्ती का आम सा लड़का कैसे एक जल्लाद बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई एक ऐतिहासिक शहर नहीं था? मुंबई दरअसल 7 छोटे छोटे टापू थे, यानी कि 7 अलग अलग आइलैंड। अंग्रेजों ने यहाँ आकर इसका नक्शा ही बदल दिया और यह 7 आइलैंड को जोड़ने लगी। मुंबई में रेलवे लाइंस का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे ही ट्रेनों ने अपनी रफ्तार पकड़ी, मुंबई में व्यापार और यातायात बढ़ने लगी। सबने अपनी अपनी जगह बनानी चाहिए इस बढ़ते शहर में। और इन सारी गुत्थम गुत्ती के बीच कई छोटे मोटे गुंडों ने भी अपना नाम बनाया। वरदराजन, हाजी मस्तान और करीम लाला, यह नाम किसी जमाने में मुंबई में दबी जुबान में लिए जाते थे। इनसे न सिर्फ आम जनता बल्कि मुंबई पुलिस भी घबराती थी। यहाँ तक कि इन्हें लोगों का भी काफी सपोर्ट था, क्योंकि ये अमीरों को लूट के न सिर्फ अपनी जेब भरते थे बल्कि कई गरीबों की मदद भी करते थे। और यही वजह थी कि आज भी हमें इन गैंगस्टर की कहानी बड़े पर्दे पे देखने को मिलती है। दाऊद के भाई बनने से पहले मुंबई में कई गैंगस्टर का दबदबा बना हुआ था। उनमें से एक था वरदराजन। वरदराजन तमिलनाडु से आया हुआ था। उसके पास कुछ नहीं था, सड़क पर रहता था, प्लेटफॉर्म पे सोता था और कूली का काम करता था, क्योंकि कुछ और करने की काबिलियत नहीं थी। उसने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी थी। कहते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है, तो वरदराजन ने भी सपने देखना शुरू कर दिया। उस जमाने में रेलवे से ज्यादा डॉक्स में मुनाफा था, तो वरदराजन ने डॉक्स का सामान चोरी करना शुरू किया और वहां से उसके जीवन की असली शुरुआत हुई। धारावी में उसका सिक्का चलने लगा, उसका नाम लेके लोगों का काम बनने लगा। और वरदराजन एक कूली से वर्दा भाई कब बन गया ये किसी को पता नहीं चला। लेकिन इस सफर में वो अकेला नहीं था, उसके सामने एक बड़ा खिलाड़ी था जिसका नाम था हाजी मस्तान। वर्दा को मुंबई में अपना दबदबा बनाने के लिए मस्तान गैंग से हाथ मिलाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वर्दा तो मस्तान के साथ था ही, लेकिन हाजी मस्तान ने एक और गैंग को पनाह दी और वो गैंग थी पठान गैंग, और उस गैंग का लीडर था करीम लाला। दाऊद इन तीनों और ऐसे कई छोटे मोटे गुंडों को देखकर बड़ा हुआ था, लेकिन जहां ये तीनों हाथ मिलाकर काम करने में यकीन रखते थे, वहीं दाऊद इन सबसे अलग था। वो बस अपना दबदबा बनाना चाहता था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। दाऊद को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्यारी थी तो वो थी मुंबई नगरी, जिसपे वो अकेला राज करना चाहता था। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के खेड़ गांव में एक कोकनी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे और उनकी मां अमीना भी एक हाउस वाइफ थी। दाऊद ने काफी कम उम्र में ही धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया। दाऊद डॉन बासु दादा के गिरोह में शामिल हो गया। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन बासु दादा से एक गलती हो गई। उसने दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर को बुलाकर उनकी बेइज्जती की और कहा कि आपका पूरा परिवार मेरे फेंके हुए टुकड़ों पे पलता है। यह बात दाऊद को पसंद नहीं आई और उसने अपने भाई सब्बीर और अपने कुछ खास लोगों के साथ मिलकर बासु दादा को मारने का प्लान किया। दाऊद को पता था कि बासु पठान हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने मस्जिद आता है। उस वक्त उसके पास ना ही उसकी पिस्तौल होती है और ना ही उसके गैंग का कोई आदमी। और दाऊद को यह बात पता थी कि बासु को मारने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। जैसे ही बासु नमाज पढ़ के बाहर निकला, दाऊद के गैंग ने बासु पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद मुंबई के गलियों में दाऊद का भी नाम सामने आने लगा, क्योंकि पहली बार किसी नए लड़के ने एक गैंगस्टर से पंगा लेने का सोचा और उसे अंजाम दिया। इस घटना के बाद दाऊद का सिक्का पूरी तरह से जमने लगा। लेकिन यह तो तय था कि अगर किसी को मुंबई पे राज करना है तो हाजी मस्तान के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई के सभी गैंगस्टर हाजी मस्तान की काफी इज्जत करते थे। इसीलिए हाजी मस्तान के रहते मुंबई पे राज करना दाऊद के लिए आसान नहीं था। वहीं दाऊद का पुलिस वालों में भी काफी रुतबा बढ़ने लगा और इसका फायदा उठाते हुए दाऊद ने पुलिस के आड़ में पठान गैंग को काफी परेशान किया, जिसकी भरपाई दाऊद को काफी महंगी पड़ी। एक दिन पठान गैंग डोंगरी के गलियों से होकर गुजर रहे थे कि उनकी नजर एक शादीशुदा जोड़े पर पड़ी और उसके बाद अयूब लाला और उसकी पठान गैंग ने उस औरत का बलात्कार किया और मियाँ बीबी को काट दिया, जिसके बाद पूरा डोंगरी हिल गया, क्योंकि ऐसा हादसा इसके पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। पूरे डोंगरी को पता था कि ये किसने किया, इसमें किसका हाथ है। पुलिस ने पठान गैंग को और उसके साथ अयूब लाला को पकड़ लिया। जेल से बाहर आने के बाद अयूब लाला का बस एक ही मकसद था, दाऊद से बदला लेना, क्योंकि उसे पकड़वाने में कहीं न कहीं दाऊद का भी हाथ था।
इसीलिए जेल से बाहर आने के बाद अयूब लाला ने दाऊद के फ्रेंड नातिक को बीच सड़क पे मार डाला। बहुत से लोग यह मानते थे कि नातिक की मौत ने दाऊद को बदल दिया। अब तक जो दाऊद पैसा कमाने और नाम बनाने में रुचि रखता था, वहीं नातिक की हत्या के बाद उस पर बदले का जुनून सवार हो गया था। बासु पठान को हराए दाऊद को 1 साल हो चुका था। उसके डोंगरी से जाने के बाद से ही पठान गैंग और दाऊद गैंग में आए दिन लफड़े शुरू हो गए थे। खालिद पठान को अपने साथ लेकर दाऊद ने इस बार फिर एक दूसरी चाल चली, जो इस बार काम आने वाली थी। खालिद को अयूब लाला से बहुत घिन आती थी, क्योंकि खालिद अयूब से कई बार बेइज्जत हो चुका था। अयूब का औरतों पर हिंसक होना भी खालिद को पसंद नहीं था। दाऊद ये सभी बातें जानता था, इसीलिए उसने खालिद को अयूब को पकड़ने का काम सौंपा। कुछ महीने तक अयूब और उसकी गैंग छुपी रही, लेकिन दाऊद भी उन पर नजर टिकाए बैठा था। एक दिन खालिद को टिप मिली, अयूब शराब के ठेके पे देखा गया है। फिर क्या था, अयूब का वो दिन आखिरी दिन था। खालिद ने अयूब को शराब के ठेके से घसीटता हुआ बीच सड़क पर लाकर गोलियों से शूट कर दिया। वहीं हाजी मस्तान और करीम लाला में गहरी दोस्ती थी। वो एक दूसरे का काम करते हुए एक साथ मिल बांट के खाते थे। मगर दाऊद और पठान गैंग में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। अयूब लाला के मारे जाने से हर दूसरे दिन कोई न कोई किसी न किसी को मार रहा था। जब किसी पठान की मौत होती तो करीम लाला को झटका लगता, और जब दाऊद गैंग का कोई मारा जाता तो मुंबई पुलिस को। क्योंकि अगर पुलिस वालों को किसी से परेशानी थी तो उस समय सबसे ज़्यादा पठान गैंग से, क्योंकि उनकी दहशत से पूरा मुंबई डरा हुआ रहता था। इस दुश्मनी के चलते हाजी मस्तान के धंधे पे भी बुरा असर पड़ रहा था। इसीलिए नई पीढ़ी को मिलाने और समझाने के लिए मस्तान को जो आता था उसने वो किया। हाजी मस्तान ने अपने बंगले पर सभी गैंगस्टर की एक मीटिंग बुलाई। हाजी मस्तान ने दाऊद और पठान गैंग को आपस में होकर काम करने की सलाह दी। हाजी मस्तान की गैंगस्टरों के बीच में काफ़ी इज्जत थी, इसीलिए उनकी बातों को कोई भी गैंगस्टर मना नहीं करता था। और साथ ही दाऊद को भी पहली बार इतनी बड़े गैंगस्टरों के साथ बैठने का मौका मिला था, तो दाऊद ने भी हाजी मस्तान की बात को मान लिया। वहीं दूसरी ओर दाऊद और उसके भाई का दबदबा मुंबई पे बाकी गैंगस्टर के मुकाबले बढ़ता जा रहा था, और दाऊद का यह दबदबा कहीं न कहीं पठान गैंग के लिए मुश्किलें पैदा करने लगी थी। फिर एक दिन पठान गैंग के एक गैंगस्टर अमीरजादा को दाऊद के भाई शब्बीर की टिप मिली। अमीरजादा यह बात अच्छे से जानता था कि दाऊद को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। और ठीक उसी समय मन्या सुर्वे नाम का एक लड़का भी पठान गैंग के साथ जुड़ चुका था। मन्या सुर्वे एक बॉडी बिल्डर था, और अमीरजादा यह बात अच्छे से जानता था कि मन्या मारेगा तो मौत भयानक ही होगी। साबिर जैसे ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए रुका, तभी पठान गैंग और मन्या ने साबिर की छाती को गोलियों से छन्नी छन्नी कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया कि साबिर की छाती में पूरे 9 गोलियां मारी गई थी। यह मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास की सबसे बड़ी मौत थी। आज तो दाऊद के आगे साबिर का नाम सब भूल चुके हैं, लेकिन उन दिनों दाऊद का नाम बिना साबिर के नहीं लिया जाता था। दोनों भाइयों का खौफ पूरे मुंबई में काफी फैला हुआ था। दाऊद 2 दिनों तक अपने भाई की मौत पर रोता रहा। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था कि दाऊद अपने भाई की मौत का बदला कब और कैसे लेगा। मन्या सुर्वे का दाऊद के साथ कोई पंगा नहीं था। दाऊद भी ये सोचता रहता कि मन्या सुर्वे ने साबिर को मारने की सुपारी क्यों ली, पर वजह चाहे जो भी हो, पठानों के साथ साथ मन्या का भी मरना तय था। आखिरकार मन्या सुर्वे मारा गया पुलिस के हाथों। मुंबई पुलिस का पहला एनकाउंटर था मन्या सुर्वे। मुंबई पुलिस को टिप मिली थी कि मन्या सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला है। फिर क्या था, पुलिस ने अपना जाल बिछाया और सुर्वे को वहीं ढेर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मन्या के एनकाउंटर में कहीं न कहीं उसकी गर्लफ्रेंड का भी हाथ था। यही वजह थी कि मन्या इतने आसानी से मारा गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने कुछ गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए छापेमारी की, जिसमें अमीरजादा भी पकड़ा गया। जब यह बात दाऊद को पता चली तो यह बात सुनकर दाऊद को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि दाऊद अमीरजादा को अपने हाथों से मारना चाहता था। उस समय दाऊद के गैंग में कुछ हिंदू भी शामिल हो गए थे, जिनमें से एक था बड़ा राजन। बड़ा राजन ने दाऊद को यकीन दिलाया कि अमीरजादा को खत्म करने का प्लान वो बनाएगा, और ऐसा बनाएगा कि दाऊद तक बात नहीं पहुंचेगी। बड़ा राजन का प्लान था कि अमीरजादा को कोर्ट के सुनवाई के दौरान ही गोली मार दी जाएगी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि किसी को बीच कोर्ट में गोली मार दी गई हो। भाई की मौत ने दाऊद को अंधा बना दिया था, इसीलिए दाऊद ने बड़ा राजन को ऐसा करने से एक बार भी नहीं रोका, जिसकी दाऊद को आगे जाके बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बड़ा राजन ने परदेसी नाम के लड़के को यह काम सौंपा और अमीरजादा को मारने की सुपारी दी। जैसे ही परदेसी ने अमीरजादा पे गोली चलाई और भागने की कोशिश की, पुलिस ने परदेसी को वहीं पकड़ लिया और परदेसी ने बड़ा राजन और दाऊद का नाम ले लिया। अब दाऊद के खिलाफ पुलिस के पास मर्डर का चार्ज था, और दाऊद अब जेल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि दाऊद अब डोंगरी का वो लड़का नहीं था जो कुछ महीने जेल में बिताकर सीना चौड़ा कर रह सके। इस कांड के बाद दाऊद इंडिया छोड़ के भाग गया, और पुलिस ने परदेसी को सरकारी गवाह बनने के कारण एक नई पहचान बनाकर सेटल कर दिया। लेकिन दाऊद ने परदेसी का पीछा नहीं छोड़ा, और कुछ दिनों बाद मुंबई के एक होटल में परदेसी की लाश मिली। पुलिस भी दाऊद से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। जब तक दाऊद छोटा मोटा गैंगस्टर था, तब तक पुलिस को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब दाऊद का बढ़ता खौफ देखकर सरकार और पुलिस पे दबाव बनने लगा। जब भी दाऊद का वारंट निकलता, दाऊद दुबई भाग जाता और बेल की अर्जी डाल देता, ताकि उसका काम आसान हो जाए। फिर एक रात दाऊद के अड्डे पे छापेमारी हुई। पूरी बस्ती पुलिस को रोकना चाहिए, लेकिन मानो पुलिस ने अपना मन बना लिया था कि वो दाऊद को किसी भी हालत में पकड़ेगी। दाऊद तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि आज या तो वो पकड़ा जाएगा या तो पुलिस के हाथों मारा जाएगा। इससे पहले दाऊद पुलिस के हाथ लगता कि वो इंडिया छोड़ के दुबई चला गया, जिसके बाद वो आज तक इंडिया लौटकर फिर नहीं आया। कुछ सालों तक उसकी खबर अखबारों से मिलती थी, लेकिन 1993 के मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में जब दाऊद का नाम सामने आया तो वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया। कहते हैं कि वो आज भी पाकिस्तान में रहकर अपने धंधे चलाता है। तो कईयों का यह भी कहना है कि दाऊद अब मारा जा चुका है।
वेल इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।